ऑनलाइन कक्षा में मैं आशुतोष कुमार सिंह आपका एक बार पुनः स्वागत करते हुए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जनित्र का चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। हम अगले वीडियो में अगली क्लास में डीसी मोटर पढ़ेंगे। तो आइए डीसी मोटर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है डीसी मोटर। आज कुछ बिंदु निर्धारित कर लेते हैं हम लोग जो पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग डीसी मोटर का परिचय पढ़ेंगे, जिसे परिभाषा भी कह सकते हैं। डीसी मोटर का परिचय पढ़ा जाएगा। परिचय पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिद्धांत, सिद्धांत के बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्यप्रणाली, कार्यप्रणाली के बाद पढ़ा जाएगा विरोधी विद्युत वाहक बल। विरोधी विद्युत वाहक बल के बाद हम लोग फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, बायां हस्त नियम, बायां हस्त नियम पढ़ेंगे। ये इतने टॉपिक हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। यदि समय बचेगा तो पुनः आगे कुछ और बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा। फिलहाल आज का जो उद्देश्य है वो इतने बिंदुओं को भली भांति आपको समझाने का है। तो सबसे पहले हम परिचय पर चलते हैं। देखिए, आपको डीसी जनित्र पढ़ाया गया है, जिसमें जनित्र के पार्ट के बारे में भी बताया गया और ये भी बताया गया था कि जो डीसी मशीनें होती हैं, चाहे वो जनित्र हो या मोटर हो, दोनों की संरचना समान होती है लगभग। अंतर जो मौलिक आवश्यकता है डीसी मशीन की, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। जैसे डीसी जनित्र में हमने यांत्रिक ऊर्जा को मौलिक आवश्यकता में रखा था, किंतु मोटर में यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त नहीं की जाती। कारण इसका कि मोटर स्वयं यांत्रिक ऊर्जा देती है, आउटपुट देती है। तो उस यांत्रिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर मौलिक आवश्यकता में वैद्युतिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अर्थात कहने का सीधा सीधा मतलब हमारे यही था कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की संरचना लगभग समान होती है। कार्यप्रणाली में अंतर होता है, कार्य सिद्धांत में अंतर होता है, और हमें मशीन से आउटपुट क्या मिलता है इसमें अंतर होता है। बाकी की सारी चीज़ें लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती रहती हैं। डीसी जनित्र में आपने पढ़ा कि जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अर्थात हमारे पास क्या है, यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा है। इस यांत्रिक ऊर्जा से हम प्राप्त करते हैं वैद्युतिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा से हम प्राप्त करते हैं वैद्युतिक ऊर्जा। परंतु डीसी मोटर जो होती है, डीसी मोटर वैद्युतिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा को बदलती है
यांत्रिक ऊर्जा में। वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ये यांत्रिक ऊर्जा होती है, इस यांत्रिक ऊर्जा का आरोपण जनित्र में शाफ्ट पर किया जाता है। कहाँ पर? शाफ्ट पर। जनित्र में जो शाफ्ट एक पार्ट होता है वहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को हम देते हैं। सेम वही चीज़ है, यहाँ पर हम यांत्रिक ऊर्जा को देते हैं मशीन में और वैद्युतिक ऊर्जा को लेते हैं, और डीसी मोटर में वैद्युतिक ऊर्जा दी जाती है, यांत्रिक ऊर्जा ली जाती है। तो यांत्रिक ऊर्जा हमें प्राप्त कहाँ से होगी? शाफ्ट से। यांत्रिक ऊर्जा हमें शाफ्ट से प्राप्त होगी। ये दोनों में अंतर है, जनित्र और मोटर में। कहने का मतलब कि जनित्र वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और मोटर वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ से हम परिभाषा बना सकते हैं और परिचय भी कह सकते हैं कि वह मशीन या वह युक्ति जो, अब डीसी मोटर है तो वैद्युतिक ऊर्जा आपकी दो प्रकार की होती है, ये भी समझते चलें। वैद्युतिक ऊर्जा आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी और दूसरी होती है डीसी। हम पढ़ रहे हैं डीसी मोटर। तो यहाँ पर वैद्युतिक ऊर्जा जो रहेगी वो यदि डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा को यदि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है कोई मशीन, तभी डीसी मोटर कहलाएगी। परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं कि वह मशीन या वह युक्ति जो डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा को, किस प्रकार की? डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो डीसी मोटर कहलाता है। लिख लेते हैं, डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा को, डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन डीसी मोटर कहलाती है। ये परिभाषा हो गई या परिचय भी कह सकते हैं। क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी तथा दूसरी होती है डीसी। एक होती है एसी तथा दूसरी डीसी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, मतलब परिवर्तन किया जा रहा है, उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। ये चीज़ आपको पहले बताया जा चुका है कि ऊर्जा को केवल किसी दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं ना इसे हम समाप्त कर सकते हैं, केवल रूपांतरण कर सकते हैं, इसका रूप बदल सकते हैं। तो यहाँ पर डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन, हमने पहले पढ़ा था डीसी मशीन में हमने आपको बताया था डीसी मशीन में डीसी जनरेटर भी होता है और डीसी मोटर भी होता है, जिसमें लगभग दोनों की संरचना समान होती है, बनावट समान होती है,
देखने में भी समान होते हैं, केवल मशीन का आउटपुट बदल जाता है। कुछ आउटपुट बदलने के लिए कुछ पार्ट बदल जाते हैं, बस यही इतना अंतर होता है, बाकी सारी चीज़ें समान होती हैं। तो मशीन कहा जा रहा है, परिवर्तित करने वाली मशीन जो होती है वो डीसी मोटर कहलाती है। क्या कहलाती है? डीसी मोटर। यहीं पर अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन, जब यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की बात की जाएगी तब वो मोटर नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा जनरेटर या जनित्र, अर्थात डीसी जनित्र कहलाएगा। हम पढ़ रहे हैं डीसी मोटर, तो यहाँ पर डीसी मोटर में यांत्रिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। डीसी मोटर में यांत्रिक ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। ऊर्जा है, रूपांतरण हो रहा है। किसका रूपांतरण हो रहा है? तो यहाँ पर बताया गया है वैद्युतिक ऊर्जा का। वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। और किस प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा है? डीसी प्रकार की है। आगे आप एसी मोटर भी पढ़ेंगे। जब एसी मोटर पढ़ेंगे तो वहाँ भी परिभाषा आपकी यही रहेगी, परिचय आपका यही रहेगा। बस अंतर क्या हो जाता है कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा है, यहाँ पर जब एसी मोटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर एसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा हो जाएगी, परिभाषा मोटर की वही रहेगी। तो एक बार इसे फिर से देखते हैं, फिर अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। डीसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन डीसी मोटर कहलाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डीसी मोटर, जो हमारी डीसी मोटर है, डीसी मशीन है, ये जो ऊर्जा हमें आउटपुट दे रही है, उस ऊर्जा को आउटपुट देने के लिए इसे किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि डीसी मशीन की जो मौलिक आवश्यकता होती है, हम उस बिंदु पर चर्चा करेंगे। परिचय पढ़ रहे हैं, परिचय में वो ये भी चीज़ शामिल हो जाती है कि उसकी मौलिक आवश्यकता क्या है। तो देख लीजिए, मौलिक आवश्यकता समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। हमने बताया कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की संरचना लगभग समान होती है। तो मौलिक आवश्यकता में क्या क्या चीज़ें आपकी डीसी जनरेटर से मिल रही हैं, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए चुंबकीय फील्ड, जो डीसी जनरेटर में भी थी। चुंबकीय फील्ड के बाद होना चाहिए आर्मेचर, जो डीसी जनरेटर में भी था। इसके बाद हमने एक चीज देखा था, लिखा था स्प्लिट रिंग एवं कार्बन ब्रश या कम्यूटेटर एवं कार्बन ब्रश। तो देख लेते हैं। कम्यूटेटर तथा ब्रश, ये भी आपको डीसी जनरेटर में मिला था। अंतर क्या है दोनों की मौलिक आवश्यकता में? ये देखिए, जो लास्ट पॉइंट है इसी में परिवर्तन हो रहा है। हमारा जनरेटर में लास्ट पॉइंट था यांत्रिक ऊर्जा, यहाँ पर हो जाएगा वैद्युतिक ऊर्जा। ये मौलिक आवश्यकता है। बिना इन चारों के डीसी मोटर यांत्रिक ऊर्जा को आउटपुट नहीं दे सकता या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं कर सकता। चुंबकीय फील्ड डीसी जनरेटर में आपने पढ़ा था कि वह भाग जिस पर चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करने के लिए या जिसको चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वो चुंबकीय फील्ड से संबंधित होता है। या हम एक चीज़ ये भी कह सकते हैं, इसको स्टेटर भी बोल सकते हैं।
यहाँ पर जब मोटर पढ़ रहे हैं तो चुंबकीय फील्ड कहाँ पर उत्पन्न होता है? स्टेटर पर। ठीक, चुंबकीय फील्ड स्टेटर पर। उसके बाद आर्मेचर, आर्मेचर तो है, लेकिन हमने आपको बताया था कि जनित्र, जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने की बात आती है तो जिस भाग पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाला चालक रखा जाता है वो कहलाता है आर्मेचर। यहाँ तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं करना है, यहाँ हमें यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करनी है, तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला ये जो भाग है इसको हम कह सकते हैं रोटर, इसको हम रोटर कह सकते हैं। अब कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश का उपयोग जनित्र में हुआ था कि आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को जो प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है उसे दिष्ट प्रकार में परिवर्तित करने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है, और कम्यूटेटर से संपर्क स्थापित कर उस विद्युत वाहक बल को टर्मिनल बॉक्स तक पहुंचाने के लिए कार्बन ब्रश का परिपथ बनाया जाता है। तो ये कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश हो गया। आती है वैद्युतिक ऊर्जा की बात। जनित्र में हमने क्या देखा कि शाफ्ट पर यांत्रिक ऊर्जा को आरोपित किए और शाफ्ट को घुमाए। जब हमने शाफ्ट को घुमाया तो शाफ्ट पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए चालक रखा गया है जो आर्मेचर कहलाया वह भाग। तो आर्मेचर शाफ्ट के साथ में घूमेगा और चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित होने के कारण आर्मेचर चालक में एक बल उत्पन्न होगा, एक बल प्रेरित होगा जो कहलाएगा विद्युत वाहक बल। ठीक, तो यहाँ पर तो विद्युत वाहक बल है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल है। उस विद्युत वाहक बल को या उस वैद्युतिक ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम यही एक चीज अलग पाते हैं डीसी जनित्र से डीसी मोटर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेटर देखते हैं क्या है स्टेटर। तो स्टेटर की बात अगर की जाए, अगर स्टेटर की बात की जाती है तो हम एक परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि वह भाग, इसको हटाना चाहेंगे हम, थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा क्योंकि लिखने का स्थान कम पड़ रहा है। देखिए मौलिक आवश्यकता हो गई। मौलिक आवश्यकता में दो चीज़ें आपको बताई गई हैं, एक बताया गया, चार चीज़ें बताई गई जिसमें से दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनका वर्णन हम यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि हमने जनित्र में एक को स्टेटर और दूसरे को आर्मेचर पढ़ा था। मोटर में हम उसी भाग को स्टेटर और रोटर के रूप में पढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर से इसे हमें देखना पड़ेगा। चलिए स्टेटर, स्टेटर किसे कहते हैं ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए स्टेटर की बात अगर की जाए तो हम ये कह सकते हैं यह वह भाग है, यह वह भाग है जिसमें या जिस पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाली जिस पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाली कुंडली रखी जाती है। देखिए यहाँ से ये सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है कि पहली चीज तो स्टेटर हमने वहाँ भी पढ़ा था जनित्र में, हमने बताया था कि मशीन का वह भाग जो स्थिर होता है, मशीन का वह भाग जो स्थिर होता है उसे स्टेटर कहते हैं। एक मिनट, सॉरी गलत हो गया है। स्टेटर, मशीन का वह भाग जो स्थिर होता है उसे स्टेटर कहते हैं। वहीं पर हमने ये भी पढ़ा था कि स्टेटर को किसी दूसरे शब्द में भी समझ सकते हैं कि मशीन का वह भाग जो चुंबकीय क्षेत्र को स्थापित करने में सहायक हो या जिस भाग से चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता हो वही स्टेटर कहलाता है, वही
स्टेटर कहलाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हमने बताया कि जिस पर या मशीन का वह भाग जिस पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाली कुंडली रखी जाती है अर्थात फील्ड कॉइल स्थापित की जाती है, वो कहलाता है स्टेटर। आगे रोटर, चलिए रोटर को भी देखते हैं। रोटर मतलब रोटेट करने वाला अर्थात घूमने वाला। सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है कि मशीन का घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। मशीन का घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। एक और तरह से हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमने आर्मेचर भी पढ़ा है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पर आर्मेचर कुंडली स्थापित की जाती है। देखिए दोनों चीजें साफ साफ स्पष्ट हो रही हैं। स्टेटर मशीन का वह भाग जो स्थिर होता है, रोटर मशीन का वह भाग जो घूमता है या रोटेट करता है, रोटर कहलाता है। ठीक, आगे उसी स्टेटर को दूसरे शब्द में हमने जाना कि मशीन का वह भाग जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने वाली कुंडली को रखने में सहायता प्रदान करे, या मशीन का वह भाग जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने में सहायता प्रदान करे, क्या कहलाएगा? स्टेटर कहलाएगा। आगे रोटर मशीन का वह भाग जिस पर आर्मेचर कुंडली को स्थापित किया जाता हो, आर्मेचर कहलाएगा। और यही आर्मेचर मशीन में यांत्रिक ऊर्जा शाफ्ट के माध्यम से बाहर आउटपुट देने का कार्य करता है। कहने का मतलब कि आर्मेचर शाफ्ट पर स्थिर होता है अर्थात रोटर होता है, या हम रोटर कह सकते हैं। तो रोटर के माध्यम से ही हमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें शाफ्ट पूरी तरह सहायता करता है यांत्रिक ऊर्जा को आउटपुट देने में। ठीक, अब इसके बाद एक चीज़ हमने और पढ़ा, कम्यूटेटर। हमने कम्यूटेटर पढ़ा था, तो कम्यूटेटर में हमने आपको बताया ही था कि इसे दिक् परिवर्तक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक का मतलब दिशा को बदलने वाला, दिशा को बदलने वाला। वैद्युतिक सप्लाई जो थी आपकी वो दो प्रकार की, या वैद्युतिक सप्लाई जो उत्पन्न होती है वो प्रत्यावर्ती प्रकार की होती है। उसे आउटपुट लेने के लिए हम स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग का प्रयोग करते हैं, जिसमें स्लिप रिंग जैसी प्रकृति उत्पन्न विद्युत वाहक बल की है, उसे वैसे ही मशीन से बाहर आउटपुट दे देता है, वो कहलाता है स्लिप रिंग। लेकिन स्प्लिट रिंग क्या है? प्रत्यावर्ती अर्थात हर समय दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन को मतलब दिशा जो परिवर्तित हो रही है उस परिवर्तन को समाप्त करने वाली युक्ति दिक् परिवर्तक कहलाती है। मतलब कि दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को खत्म कर दे, तो वह स्प्लिट रिंग कहलाएगी। और स्प्लिट रिंग जब आर्मेचर चालकों की संख्या अधिक होगी या आर्मेचर कुंडलियों की संख्या अधिक होगी तो हमें अधिक मात्रा में स्प्लिट रिंग का प्रयोग करना पड़ता है। तो जब अधिक मात्रा में स्प्लिट रिंग प्रयोग किए जाते हैं तो वो बेलनाकार आकृति में उसी शाफ्ट पर स्थापित हो जाता है, जिसका नाम कम्यूटेटर हो जाता है, या जिसे हम कम्यूटेटर के नाम से जानते हैं। अधिक संख्या में जब स्प्लिट रिंग का प्रयोग होगा तो वह अपना नाम परिवर्तित कर लेगा, उसे स्प्लिट रिंग की जगह कम्यूटेटर कहा जाएगा। तो तीन चीजें हो गई, रोटर हो गया, स्टेटर हो गया, या जो हमने पढ़ा था मौलिक आवश्यकता में चुंबकीय फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, ये भी हो गया, और आर्मेचर ये भी हो गया। दोनों चीजें हो गई, कम्यूटेटर भी हो गया। बात बचती है तो वैद्युतिक ऊर्जा की, जिसे हम इनपुट देकर मशीन से यांत्रिक ऊर्जा को आउटपुट लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना है कार्य प्रणाली, ये नहीं, हमें पढ़ना है सबसे पहले कार्य सिद्धांत, कि किस सिद्धांत पर मोटर कार्य करता है।
जैसे जनित्र को पढ़ा था हमने, तो जनित्र में हमने पढ़ा था कि जनित्र जो है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जनित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन जो मोटर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हमें ये पढ़ना है। देखिए, एक सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं का खिंचाव, विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं का खिंचाव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मोटर विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं के खिंचाव के सिद्धांत पर विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं के खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये समझ लेते हैं विद्युत चुंबकीय बल रेखा का खिंचाव क्या है। देखिए, हमारे पास दो चुंबक हैं, यदि दोनों नॉर्थ पोल हैं तो क्या होगा, यहाँ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखा यहाँ के चुंबकीय बल रेखा से प्रतिकर्षण करेगी, या दोनों में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा, या प्रतिकर्षण होगा, हो किससे रहा है, चुंबकीय बल रेखा से ही हो रहा है। तो यहाँ पर दबाव भी है, यहाँ पर दबाव है। दोनों चुंबकीय बल रेखाएं जब आपस में टकराने का प्रयास करती हैं तो एक समान पोल की चुंबकीय बल रेखा होने के कारण आपस में संपर्क स्थापित नहीं कर पाती हैं, वो ढकेलने का कार्य करती हैं या पृथक करने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर भी चुंबकीय बल रेखा के खिंचाव से किसी एक चुंबक को अपना स्थान परिवर्तित करना पड़ेगा, और कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा स्थिर है। जो स्थिर पार्ट है वो नहीं खिसकेगा, जो गतिशील पार्ट है या जो अस्थिर पार्ट है या अस्थिर चुंबक है वो अपने स्थान से परिवर्तित हो जाएगा। और यदि समान पोल की चुंबकीय बल रेखाएं ना होकर असमान पोल की चुंबकीय बल रेखाएं होंगी तो आकर्षण की क्रिया होगी। उस कंडीशन में भी एक पार्ट को दूसरे या एक चुंबक को दूसरे चुंबक की तरफ खिसकना पड़ेगा। तो यहाँ पर डीसी मोटर में जो खिंचाव बल है वह आकर्षण का नहीं है, वो प्रतिकर्षण का है। ठीक है, यहाँ पर एक क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखा दूसरे क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखा पर जब दबाव डालती है तो घूमने वाला भाग जो होता है वो घूमने का कार्य करना प्रारंभ कर देता है। देखिए, एक चीज और यहाँ पर कार्य सिद्धांत के बाद, कार्य सिद्धांत में क्या हुआ कि बताया हमने आपको कि चुंबकीय बल रेखा के खिंचाव पर कार्य करता है। आगे बढ़िए, कार्य प्रणाली। चलिए, एक चीज यहां समझिए कि यदि हमारे पास दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो दोनों स्थिर प्रकार की हैं, दिष्ट धारा सप्लाई से उत्पन्न हो रही हैं, तो दिष्ट धारा से उत्पन्न होने वाली जो चुंबकीय बल रेखा होती है वह चुंबकीय बल रेखा या उस चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चालक को रखा जाता है तो वह चालक चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन नहीं कर पाता। और आवश्यकता क्या है यहाँ पर, आवश्यकता ये हमने अभी बताया कि दो चुंबकीय पदार्थ या दो चुंबकीय फील्ड का होना अनिवार्य है, तभी दोनों में खिंचाव होगा। तभी ये जो हमने सिद्धांत लिखा चुंबकीय बल रेखा का खिंचाव, ये तभी होगा जब दो क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। अब हमने सप्लाई तो चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने के लिए स्टेटर में दिया, किंतु
आर्मेचर पर या रोटर पर हमारे पास यदि सप्लाई या हम सप्लाई नहीं देते हैं तो वह रोटर चुंबकीय फील्ड में रहकर या वह आर्मेचर चुंबकीय फील्ड में रहकर भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कार्यप्रणाली में कि थोड़ा सा कार्यप्रणाली में समझते हुए चलते हैं कि जब किसी धारावाही चालक का मतलब कि आर्मेचर की बात हो रही है, यहाँ पर आर्मेचर की बात हो रही है कि आर्मेचर में यदि धारा प्रवाहित की जा रही है या आर्मेचर चालक में यदि धारा प्रवाहित हो रही है और उस आर्मेचर को यदि हम चुंबकीय फील्ड के मध्य रखते हैं या चुंबकीय फील्ड के संपर्क में रखते हैं। लिख के देखते हैं, दिया गया है यदि किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वह चालक एक बल का अनुभव करता है। क्या करता है? एक बल का अनुभव करता है जिसे घुमाव बल या टार्क कहा जाता है। टार्क कहा जाता है। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, यदि किसी धारावाही चालक अर्थात वह चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वह चालक एक बल का अनुभव करता है जिसे घुमाव बल या टार्क कहा जाता है। यही टार्क जो है मशीन के रोटर को घुमाने का कार्य करता है, जिसके द्वारा हम यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। टार्क अर्थात घुमाव बल जिसके कारण से रोटर घूमता है और शाफ्ट के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अब बात आती है कि यदि चालक धारावाही नहीं है तो किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में उसे रखा जाए तो वह किसी भी प्रकार का घुमाव बल या किसी भी प्रकार के घुमाव बल का अनुभव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कारण अभी आपने पढ़ा कि चुंबकीय बल रेखा का खिंचाव तभी होगा जब दो क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं आपस में टकराने का या स्पर्श करने का प्रयास करेंगी। अब बात आती है, यहाँ पर बोला गया कि चुंबकीय क्षेत्र अर्थात एक चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक मतलब कि जिस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है उसका भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर पहला चुंबकीय क्षेत्र जो स्टेटर के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र जो आर्मेचर के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, ये दोनों जब होंगे अर्थात किसी भी मशीन में टार्क को उत्पन्न करने के लिए दो चुंबकीय क्षेत्र के होने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जब दो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएंगे तो जो धारावाही चालक होता है वह एक घुमाव बल का अनुभव करता है जो कहलाता है टार्क या घुमाव बल। ठीक, आगे इसी आधार पर
इसी आधार पर फ्लेमिंग ने एक नियम बनाया। जैसे जनित्र में आपने पढ़ा था कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, वैसे ही मोटर में उन्होंने एक नियम दिया, डीसी मोटर में भी एक नियम दिया है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आगे बढ़ते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की तरफ। चलिए देखते हैं। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। देखिए, फ्लेमिंग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि बाएं हाथ का नियम दिया उन्होंने। बाएं हाथ का नियम जब उन्होंने दिया तो उन्होंने बताया कि तीन उंगलियां मतलब अंगूठा, प्रथम अंगुली और द्वितीय अंगुली। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उन्होंने बताया कि ये तीनों उंगलियां परस्पर 90 अंश के कोण पर स्थिर करते हुए, परस्पर 90 अंश के कोण पर स्थिर करने का मतलब, देखिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ये अंगूठा हो गया, ये पहली उंगली हो गई और ये दूसरी उंगली हो गई। बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन प्रयास करते हैं समझने का। तीन उंगलियां हैं, बाएं हाथ का नियम। ये देखिए, ऐसे परस्पर 90 अंश के कोण पर रखते हुए उन्होंने बताया कि जब परस्पर 90 अंश के कोण पर रखते हैं और परस्पर 90 अंश के कोण पर रखने के बाद ये देखते हैं कि जो पहली उंगली है, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, क्या चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दिखाती है, अर्थात फाई चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दर्शाती हो। द्वितीय उंगली जो दर्शा रही है, यदि वह धारा की दिशा दिखाती है तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा दिखाएगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए, आई लिख लीजिए, चालक लगने वाले बल की दिशा दिखाएगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मोशन। ये मोशन की दिशा दिखाएगा, अर्थात जो हमारा रोटर है वह किस दिशा में घूमेगा, रोटर हमारा किस दिशा में घूमेगा वो अंगूठा तय करेगा। यदि तीनों आपस में 90 अंश के कोण पर रखे जाते हैं, और यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि 90 अंश के कोण पर इस तरह से रखना है कि पहली उंगली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दिखाए और दूसरी उंगली जब धारा प्रवाह की दिशा दिखाएगी तो अंगूठा सदैव रोटर पर लगने वाले बल की दिशा दिखाएगा, अर्थात रोटर के मोशन की दिशा दिखाएगा। तो थोड़ा सा मोटर का चित्र भी बना लेते हैं, उससे देखते हैं। देखिए, हमारे पास चुंबकीय फील्ड स्थापित करने वाला भाग अर्थात स्टेटर, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर समझिएगा बीच में हम रख रहे हैं रोटर को या आर्मेचर को, बीच में हमने
आर्मेचर को रखा। अब चुंबकीय फील्ड की जो प्रवाह दिशा है ये देखिए, चुंबकीय फील्ड की प्रवाह दिशा ये दिखा रहा है, और एक बात समझिए कि जो धारा प्रवाह की दिशा है हम उसे किस तरह से व्यक्त करेंगे। जैसे ये हमारा एक चालक है, ये एक चालक है, चालक किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इस दिशा में। यदि इसे हम कुंडली का रूप देंगे तो कुंडली का रूप देने के लिए हमें इसे, या लूप बनाने के लिए हमें इसे इस तरह रखना पड़ेगा, इस तरह से रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस तरह रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चालक को इस दिशा में आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, अर्थात जिधर से चालक बढ़ता है वो कहलाता है क्रॉस पॉइंट, और जिधर को बढ़ता है वो कहलाता है पॉइंट। यहां पर दो चीजें दिखाई जा रही हैं। यहां से चालक अंदर की तरफ जा रहा है आर्मेचर स्लॉट में, और आर्मेचर स्लॉट से बाहर यहां से आ रहा है, अर्थात आर्मेचर स्लॉट में स्थापित करने की या स्थापित करने की दिशा को हम क्रॉस पॉइंट से दिखाते हैं, और क्रॉस से दिखाते हैं, और आर्मेचर स्लॉट से चालक को बाहर लाने वाली दिशा को हम पॉइंट से दिखाते हैं। तो यहाँ पर चालक जिस दिशा में बढ़ रहा है उसी दिशा में धारा प्रवाहित होगी, चालक जिस दिशा में बढ़ रहा है धारा प्रवाह उसी दिशा में होगा। तो यहाँ पर बना लेते हैं, देखिए हमारा जो बल लग रहा है मशीन पर वो इस तरह से है, हल्का सा, ठीक। देखिए जो बल है वो लग रहा है इस तरह से। अब यहाँ पर यही चीज़ हमें ध्यान देनी है कि हम इस सिरे को क्या दिखाते हैं, यदि क्रॉस दिखाते हैं तो ये सिरा हमारा पॉइंट का होगा, ये सिरा हमारा पॉइंट का होगा, मतलब धारा इस दिशा से जाके दूसरी दिशा में बाहर आएगी, दूसरी दिशा में बाहर आएगी। अब एक चीज़ और समझिए, यदि इसी चालक को हम इस तरह से आगे बढ़ा लेते हैं, यदि इसी चालक को आगे बढ़ा लिए बाहर की तरफ, तो यहाँ पे धारा प्रवाह की दिशा कैसी है, इधर से स्लॉट में अंदर और इधर से स्लॉट में बाहर, इधर से स्लॉट में बाहर। अब किसी एक बिंदु को निर्धारित करिए, किसी एक बिंदु को, चाहे यहाँ पर कर लें या यहाँ पर कर लें, कहीं पर भी, आधे पर, इधर या इधर। अब दो चीज़ें तो हमको मिल गई हैं, एक धारा प्रवाह की दिशा और दूसरी चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह की दिशा, जो यहाँ पे बताया गया। प्रथम उंगली फ्लक्स की दिशा, द्वितीय उंगली धारा प्रवाह की दिशा। तो कोशिश करते हैं समझने का कि बल किस दिशा में लगेगा और रोटर किस दिशा में घूमेगा, ठीक है। एक चीज़ आपको बता दें कि मोटर में ये बताया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह की दिशा, चुंबकीय फील्ड के द्वारा जो फ्लक्स प्रवाहित होता है उस प्रवाह के दिशा के विपरीत दिशा में रोटर गति करता है, विपरीत दिशा में रोटर गति करता है। तो समझिए यहाँ पर ये तीनों चीज़ें, अंगूठा, प्रथम उंगली और द्वितीय उंगली को हम 90 अंश पर रखते हुए ये देखते हैं कि धारा प्रवाह किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है फ्लक्स, ये देखिए ये फ्लक्स की दिशा में होगा और ये धारा प्रवाह की दिशा में होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम ऐसे रखते हैं, ये धारा प्रवाह की दिशा, इस पॉइंट पर देखें, यदि ये धारा प्रवाह की दिशा में है और ये फ्लक्स की दिशा में है तो मोशन किधर होगा, मोशन किधर होगा, बल तो इसी दिशा में लगेगा, बल इस दिशा में लगेगा, अर्थात नीचे की तरफ लगेगा। इधर, और यदि यहां से देखें, यहां से, तो धारा प्रवाह की दिशा ये ऐसे करनी पड़ेगी, उंगली हमें
इस तरह से, ये फ्लक्स की दिशा और ये धारा प्रवाह की दिशा ऊपर, तो बल दूसरी दिशा में लग रहा है, अर्थात इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। ये देखिए ना, चालक पे जिधर बल लग रहा है उस दिशा में चालक आगे बढ़ रहा है, अर्थात आर्मेचर चालक घूम रहा है। तो यहाँ पर मोशन क्या होगा, ये मोशन होगा, ठीक। ये कब होगा, जब धारा प्रवाह इधर होगा, और ये कब होगा, जब धारा प्रवाह दूसरी तरफ होगा। यहाँ पर हमें दोनों बिंदुओं को लेके देखना है कि एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये। किसी एक बिंदु को लेकर चलेंगे तो हम इस नियम को समझ पाएंगे, ठीक है। तो किसी एक बिंदु को लेकर चलते हैं, ये या ये, दोनों में से कोई एक। तो हमने देखा कि यदि हम इसको इस तरह रखते हैं, ये 90 अंश के कोण पर, ये गलत हो गया थोड़ा सा, देखिए यदि हम इसको ऐसे रखते हैं, ये देखिए ये धारा प्रवाह की दिशा में है, ये फ्लक्स प्रवाह की दिशा में है, और ये उंगली धारा प्रवाह की दिशा में है, तो बल हमारा जो है वो इधर लगेगा, बल इधर लगेगा, ठीक। और यदि यहाँ पे आते हैं, इस तरह से रखते हैं कि बल देखिए ना ऊपर की तरफ लग रहा है, यदि ये करंट की दिशा में है, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में है, तो बल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक। और जब बल ऊपर की तरफ लगेगा, किसी भी बिंदु पर यदि ये स्थिर है, यदि ये पॉइंट एक केंद्र से स्थिर है और इधर से हम बल लगाएंगे, तो रोटेशन क्या होगा, ये होगा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अर्थात यहाँ पर ये कंफर्म हुआ कि फील्ड के द्वारा प्रवाहित होने वाली चुंबकीय बल रेखा जिस दिशा में प्रवाहित होती है, उसके विपरीत दिशा में आर्मेचर घूमना प्रारंभ कर देता है। क्यों घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये भी धारावाही चालक है, जो आर्मेचर है वो भी धारावाही चालक है, उसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब दो चुंबकीय क्षेत्र एक स्थान पर होंगे, तो दोनों की चुंबकीय बल रेखाएं जब आपस में टकराने का प्रयास करेंगी, तो वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं का खिंचाव उत्पन्न होगा, जिस कारण से आर्मेचर एक बल का अनुभव करेगा जो कहलाएगा टार्क। और वही टार्क मतलब ये घुमाव, जो घुमाव की दिशा जो प्राप्त हो रही है, उसी टार्क के कारण ही हो रही है, या घुमाव बल के कारण ही हमें प्राप्त हो रही है। तो हम ये समझ सकते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट जो है हमारा वो है विद्युत वाहक, विरोधी विद्युत वाहक बल का। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है विरोधी विद्युत वाहक बल। देखिए विद्युत वाहक बल आपने पढ़ा, हमने जनरेटर में पढ़ा था, ठीक है। यहां पर विरोधी विद्युत वाहक बल बताया जा रहा है, मतलब विद्युत वाहक बल का विरोध करने वाला बल। विद्युत वाहक बल का विरोध करने वाला बल क्या कहलाएगा, विरोधी विद्युत वाहक बल कहलाएगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो आरोपित विद्युत वाहक बल, देखिए धारावाही चालक मैंने बताया, धारावाही चालक मैंने बताया, अर्थात इसमें हमने धारा को प्रवाहित किया, इसीलिए धारावाही चालक कहलाएगा। अब जब धारा प्रवाहित करनी है तो किसी ना किसी बल को देना पड़ेगा। धारा प्रवाह के लिए जो बल दिया जाता है वो ईएमएफ कहलाता है, या हम इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो जब यहाँ पर इस चालक में विद्युत वाहक बल दिया गया, तो इस विद्युत वाहक बल का विरोध करने वाला जो बल होगा वो कहलाता है विरोधी विद्युत वाहक बल, अर्थात ईबी। क्यों कहलाता है या क्यों ईबी उत्पन्न होता है ये भी समझ लेते हैं। देखिए चालक है और एक चुंबकीय फील्ड है। जब आर्मेचर या रोटर घूमना प्रारंभ करेगा तो आर्मेचर या रोटर पर स्थापित चालक स्टेटर के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फील्ड के मध्य घूमेगा, चुंबकीय फील्ड के
मध्य घूमेगा। तो फैराडे का नियम ये बताया गया कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी चालक को घुमाते हैं तो वह चालक चुंबकीय बल रेखाओं का परिवर्तन करता है, जिसके फलस्वरूप चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, चालक में एक बल उत्पन्न होता है जो विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने क्या दिया, यहाँ पर हमने डीसी सप्लाई दिया है, दिष्ट धारा को इनपुट किया है। जैसे ही टार्क जनरेट होगा, रोटर आर्मेचर घूमना प्रारंभ करेगा, तो ये एक बल अपना स्वयं का उत्पन्न करेगा फैराडे के नियम अनुसार, और वह बल आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करना प्रारंभ करेगा। इसलिए उस उत्पन्न हुए बल को विरोधी विद्युत वाहक बल कहा जाता है। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि सदैव देखिए आरोपित विद्युत वाहक बल की दिशा और विरोधी विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव विपरीत होती है। हमेशा आरोपित विद्युत वाहक बल की दिशा विरोधी विद्युत वाहक बल की दिशा के सदैव विपरीत, अर्थात जिस दिशा में आरोपित विद्युत वाहक बल कार्य करेगा उसके विपरीत दिशा में विरोधी विद्युत वाहक बल कार्य करता है। और एक चीज, जो आपका विरोधी विद्युत वाहक बल होता है, विरोधी विद्युत वाहक बल अर्थात ये हमेशा आरोपित विद्युत वाहक बल से कम होता है, आरोपित विद्युत वाहक बल से कम होता है, अर्थात E लेस देन EB। ठीक, अब विरोधी विद्युत वाहक हमने बताया आपको कि ये उत्पन्न होता है, आरोपित तो विद्युत वाहक बल किया जा रहा है, विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये कैसे उत्पन्न होता है, हम जनित्र में आ जाते हैं। जनित्र में हमने पढ़ा था विद्युत वाहक बल के लिए कि फाई ZN/60 और आर्मेचर चालक की जो संरचना होती है, जो बाइंडिंग होती है, वो दो प्रकार की होती है, एक लैप और दूसरी वेब। उसके आधार पर हमें एक चीज़ और प्राप्त होती है P/A। ये चीज़ आपको जनित्र में बता दिया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो कैसे होगा, EB बराबर 5ZNP/60A। यूनिट क्या होगी इसकी, विद्युत वाहक बल है तो वोल्ट होगी, भले ही विरोधी है लेकिन है तो विद्युत वाहक बल ही, वोल्ट में मापी जाएगी। अब एक चीज यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं A और P को। यहाँ पर A जो दिया गया है, यदि दो चीजें हैं, हमने आपको समझाने का प्रयास किया था LAP मतलब लैप बाइंडिंग, यदि L बराबर कर दिया जाए अर्थात इसको हम लैप बाइंडिंग मान लें तो A बराबर होता है P, लैप बाइंडिंग में A बराबर P हो जाएगा। और यदि वहीं पर वेब बाइंडिंग है, वेब को हम W से दिखा रहे हैं, यदि वेब बाइंडिंग है तो A बराबर सदैव होता है 2, A बराबर सदैव 2 होता है। थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे कि एक न्यूमेरिकल आपको बता दें, उसके बाद आगे बढ़ें। तो एक जो आपका सम सर्किट होता है उसको देख लेते हैं, डीसी मोटर का सम सर्किट। ठीक है, सम सर्किट का मतलब यही है कि देखिए यहाँ पर मोटर है तो संरचना मोटर की दिखानी पड़ेगी। देखिए ये आर्मेचर है, अभी आपको बताए कि यहाँ पर उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है EB धन और ऋण, आर्मेचर है ये। ठीक, और ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड कह सकते हैं क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो सप्लाई दी जाती है वह डीसी प्रकार की होती है, अर्थात V लिख सकते हैं। अब समझिए EB यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो चालक होगा, और चालक होगा तो इसका प्रतिरोध भी होगा, या इसको हम कह सकते हैं RA। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो धारा भी प्रवाहित होगी, यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी वो कहलाएगी IA, और यहाँ का प्रतिरोध जो आपका रहेगा वो RSE।
ये हो गया, इतना तो समझ रहे होंगे आप लोग। अब एक चीज़, सॉरी, ये दिशा हमने बदल दिया है, इधर आएगा क्योंकि सप्लाई के द्वारा धारा प्रवाहित हो रही है। अब समझिए, चूंकि जो वोल्टेज ड्रॉप का नियम है, वोल्टेज ड्रॉप का जो नियम है श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप के नियम से हम अगर देखते हैं तो V बराबर होता है IR। वोल्टेज ड्रॉप हो कहाँ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हमारा हो कहाँ रहा है, आर्मेचर में हो रहा है, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि IA और RA, IA RA, साथ में उसी वोल्टेज ड्रॉप के कारण विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो रही है, तो ये भी इसी में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा EB। V बराबर IARA प्लस EB। ठीक, ये एक सूत्र हमारा बनता है। अब यहाँ से अगर हम ज्ञात करना चाहें कि यहाँ आपके DC मोटर में उत्पन्न विरोधी विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, तो पक्षांतर कर लीजिए, V माइनस IARA, ये एक सूत्र आपका बनेगा मोटर से विरोधी विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का। एक छोटा सा क्वेश्चन, देखिए, एक डीसी मोटर 220 वोल्ट सप्लाई, क्या बोल रहा है, डीसी मोटर है, डीसी मोटर है जिसमें सप्लाई वोल्टेज का मान 220 वोल्ट है, जिसमें सप्लाई वोल्टेज का मान 220 वोल्ट है। यदि वह 220 वोल्ट सप्लाई पर 5 एम्पीयर की धारा अर्थात I का मान 5 एम्पीयर की धारा लेती है, या आर्मेचर में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो आर्मेचर, अब एक चीज़ और देखना, धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध भी होगा, इसलिए आर्मेचर का प्रतिरोध यहाँ पर लिख लेते हैं कि यदि कोई डीसी मोटर 220 वोल्ट धारा पर 220 वोल्ट सप्लाई पर 5 एम्पीयर की आर्मेचर धारा लेती है, और आर्मेचर का जो प्रतिरोध होगा अर्थात RA, आर्मेचर का प्रतिरोध यदि 0.1 ओम है, तो मोटर में उत्पन्न होने वाले विरोधी विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। इसी सूत्र पर आ जाइए, यहाँ पे दिया गया है EB बराबर V माइनस IARA, उसी पर रख लेते हैं। EB बराबर वोल्टेज कितना दिया गया है, 5 वोल्ट दिया गया है, सप्लाई वोल्टेज का मान दिया गया है 220 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज दिया गया है, और धारा, यहाँ पे धारा जो दी जा रही है आर्मेचर की अर्थात IA, आर्मेचर धारा का मान 5 एम्पीयर, ठीक, गुणे प्रतिरोध कितना है 0.1 ओम। सरल कर लेते हैं इसे, चलिए 220 ऋण गुणा करेंगे 5 1 के 5 अर्थात 0.5 होगा, दशमलव पाँच, देखिए 0.5 होगा, 0.5 से अगर इसमें हम गुणा करते हैं तो 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1, 11, एक अंक पे इधर दशमलव है तो यहाँ लगा देंगे, और उस दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। तो यहाँ पे उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल जो होगा वो हो जाएगा 110 वोल्ट, अर्थात EB का मान 110 वोल्ट। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई थी, हमने गुणा कर दिया है, जबकि घटाना है, जबकि हमें घटाना है। देखते हैं, यदि यहाँ से घटाते हैं, यदि 220 से 0.5 को घटाते हैं तो क्या आएगा 219.5 वोल्ट, 219.5 वोल्ट। तो इस तरह से आप जो भी न्यूमेरिकल मिलेंगे या जो भी सवाल मिलेंगे विरोधी विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के, तो आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। शायद जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था कितने बिंदुओं को आज बताया जाएगा, वो सारे बिंदु बताए जा चुके हैं। आगे
इसके बाद जो कुछ भी टॉपिक रहेगा उसे लेकर हम आपके लिए अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।